गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले सियासी सरगर्मियां भी सूबे में तेज हो गई हैं। जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सीधा निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपने गढ़ को बचाने में जुटी हुई है। इस बीच कांग्रेस की भी तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं और किस तरह से वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चुनौती का सामना करेगी, कांग्रेस के गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा से बात की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। जितना बड़ा झूठ बोला उतना बड़ा नेता बन गया, गरीब देखता रह गया और नेता का बेटा अभिनेता बन गया। राजनीति में कलाकारी कोई नई बात नहीं है और ये कलाकारी अब और ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि गुजरात चुनाव अब होने वाले हैं। हमारे साथ रघु शर्मा जी हैं, आप प्रभारी हैं। रघु शर्मा जी, एक बात बताइए कि जो राजनीति जब जब होती है तो कलाकारी देखने को मिलती है, तो कलाकारी इस बार किस तरफ से ज़्यादा देखने को मिलेगी, पहला सवाल। दूसरा, आप कितना तैयार हैं, और तीसरा, कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद है? कलाकारी देखते देखते हर बार आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। अब कलाकारी का से आज ही जा चुकी है जनता। आज महंगाई ने कमर तोड़ दी उनकी, बेरोजगारी ने कमर तोड़ दी नौजवान की, भ्रष्टाचार ने कमर तोड़ दी आम आदमी की, ड्रग ट्रैफिकिंग, इलिसिट लिकर सप्लाई, एजुकेशनल और हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रो पुअर और मिडिल क्लास, नदारत, रोड खराब, कितनी कमियां हैं। अच्छा, 27 साल के शासन में। हमें अगर बीजेपी में अगर हिम्मत है तो उपलब्धियों के आधार पर चुनाव लड़ो ना। रघु शर्मा जी, जब आप राजस्थान से गुजरात की तरफ चले थे तो महंगाई वाली डायन ने आपको कहीं परेशान किया? महंगाई की डायन तो सबको परेशान करती है। अच्छा, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी परिवार है, सभी लोगों को परेशान करती है महंगाई तो। लेकिन इसकी मार जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास फैमिली है, उनको तो बिल्कुल ज़बरदस्त मार पड़ रही है। सर, CMIE एक संस्था है, उसने एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में उसने बेरोजगारी के आंकड़े दिए, और उसमें हैरान करने वाली बात यह है कि गुजरात सरकार के आंकड़े ही नहीं हैं। गुजरात सरकार आंकड़े देना ही नहीं चाहती है। लेकिन हमारे पास एक बात बताइए, 22 पेपर लीक हुए हैं गुजरात में पिछले 5 साल में। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग कोचिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, पैसा खर्च करते हैं बच्चों को, अल्टीमेट में रिजल्ट मिलता है उसको पेपर लीक। और 5 लाख स्वीकृत पद हैं जिनकी वित्तीय स्वीकृति हो चुकी, उनकी वैकेंसी को भर नहीं पाए लोग। आंकड़ा देंगे कहाँ से? सर, 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, क्या कांग्रेस के लिए बनेगी कोई वैकेंसी? हम वैकेंसी तलाशने नहीं आए, हम वेलफेयर के लिए आए। पब्लिक आज दुखी है, हम उनको बेटर गवर्नेंस कैसे दे सकते हैं, ये विकल्प में हमने पूरा प्रोग्राम जनता के सामने रखा है। एक रोड मैप रखा है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है, महंगाई से कैसे आपको रिलीफ देंगे, बेरोजगारी से कैसे रिलीफ देंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगेगा, एटसेट्रा। सर, दुखी तो मोरवी की जनता भी है, मोरवी के लोग भी हैं। क्या मोरवी एक बड़ा इशू बनेगा गुजरात चुनाव में? मोरबी की तो हृदय विदारक घटना है, और जिस तरह की वहाँ कार्रवाई हुई है उस दुर्घटना के बाद में, और आम आदमी जानता है 140 साल पुराना पुल है, उसका लोड 15-16 आदमी का तब आंका गया था। अभी 6 महीने वो बंद था पुल। अब 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उस पुल की टेस्टिंग किससे कराई, क्या हुआ, कौन जिम्मेदार है, ये पब्लिक से छुपा हुआ नहीं है। आखिरी सवाल रघु शर्मा जी, आपका एग्जाम की तारीख अब तय हो गई है, क्लासेस भी आप लगातार लेते रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं चली। बात करी जाए अगर राहुल जी की, प्रियंका जी की, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस कब चलेंगी? क्योंकि जब ज़्यादा पढ़ेगा तभी तो कहीं ना कहीं आप बढ़ेंगे आगे। देखिए, वो पार्टी के नेता हैं, पार्टी ने ही निर्णय लिया नव संकल्प शिविर का उदयपुर में कि भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी, तो राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर की यात्रा पे हैं इन दिनों में। सरकार बना रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि रघु शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके इरादे बहुत मजबूत हैं, उम्मीद बहुत ज़्यादा है, और यहाँ तक उम्मीद है कि 125 सीटें जीतकर ये गुजरात के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर असदुद्दीन ओवैसी के बयान और फिर अशोक गहलोत की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ को लेकर बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन का बयान सामने आया। बीजेपी के सीनियर नेता शाहनवाज हुसैन ने MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी
यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ओवैसी को पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए एक कमेटी बनाई है। गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि अगर भारतीय मुसलमान विदेश जाकर शादी करते हैं तो वहाँ के कायदे कानून का वो पालन करते हैं। ये सिर्फ विवाह सुधार की बात है और रजिस्ट्रेशन की बात है और समानता की बात है। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के जरिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ पर शाहनवाज हुसैन ने रद्द अमल का इजहार किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने हाल में राजस्थान के कार्यक्रम में वजीर आजम की तारीफ करके ये कबूल कर लिया था कि भारत को दुनिया में पहचान उन्हीं के नाम से मिल रही है। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि कांग्रेस की नाराजगी से बचने के लिए अशोक गहलोत ने वजीर आजम के लिए अपनी तारीफ को कुछ कम कर दिया। मध्य प्रदेश में शराबबंदी को लेकर साबिक सीएम उमा भारती लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही हैं और जगह जगह अपनी बात को रखती भी नजर आ रही हैं। इस बीच शराब को लेकर और शराब पीने वालों को लेकर उनका एक ताजा बयान सामने आया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। पूरे दुष्कर्म शराबी लोग ही करते हैं और नशाखोर लोग, और अधिकतर जो ड्राइवर दुर्घटना करते हैं वह भी पिए हुए ही होते हैं, नहीं तो दुर्घटनाएं ना करें वो लोग। तो इसलिए शराब तो है ही। मध्य प्रदेश में जो आज हम महिलाओं के साथ दुष्कर्म और अन्य अपराधों के जो में मध्य प्रदेश जो बहुत ऊपर आ गया है, इसका नंबर टॉप करने लगा है, उसका कारण शराब है और नशा है। और इसलिए शिवराज जी ने बहुत गंभीरता से लिया है मेरी बात को। गुजरात की चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही हर सियासी पार्टी अपने वोटर्स को लुभाने में जुटी हुई है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने गुजरात वोटर्स को लेकर एक बयान जारी किया है। क्या कुछ कहा अपने बयान में, आपको सुनवाते हैं। केम छो तमे मने तमारो भाई मानो छो ने, आपना परिवारनो हिस्सो मानो छो ने, मने आटलो प्रेम करवा बदल खूब खूब आभार। हूँ आपने वचन आपू छू कि तमारो भाई बनीने तमारा परिवाરની જવાબદારી સંભાળીશ, તમને મોંઘવારીમાંથી મુક્તિ અપાવીશ, તમારી વીજળી ફ્રી કરી દઈશ, આપના બાળકો માટે શાનદાર સ્કૂલ બનાવડાવીશ, આપના પરિવારની સારવાર માટે શાનદાર હોસ્પિટલ બનાવડાવીશ, તમારા બાળકો માટે રોજગારની વ્યવસ્થા કરીશ, तमने अयोध्या श्री रामचंद्रना दर्शन करवा लई जईश। बस एक बार एक मौको आपो, जीवन भर तमारो भाई बनीने रहीश। वहीं दिल्ली में एमसीडी की सिविक बिल्डिंग में डीबीसी मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। एमसीडी मुलाजमीन का कहना है कि 27 सालों से डीबीसी मुलाजमीन के साथ एमसीडी खिलवाड़ कर रही है। एमसीडी में पिछले 15 सालों से बीजेपी की हुकूमत है, लेकिन आज तक डीबीसी मुलाजमीन को पक्का नहीं किया गया, न ही वक्त पर तनख्वाह दी जाती है। डीबीसी मुलाजमीन को एमसीडी से बोनस भी नहीं मिलता है। मजबूर होकर मुलाजमीन ने भूख हड़ताल की। एमसीडी मुलाजमीन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जब तक एमसीडी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे। एमसीडी के साबिक मेयर ने मुलाजमीन को खिताब करते हुए भरोसा दिया। कहा, एमसीडी मुलाजमीन की जो मांगे हैं वो जायज़ हैं, उनको हम पूरा करेंगे, मरकजी हुकूमत से मुतालबा करेंगे। इसी हवाले से जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि मुलाजमीन की तनख्वाह देने में देरी हो रही है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ एमसीडी के साबिक अपोजिशन लीडर राकेश कुमार ने एमसीडी मुलाजमीन को लेकर बीजेपी पर सवालिया निशान साधते हुए कहा कि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी हुकूमत कर रही है, जिसका नतीजा आज एमसीडी मुलाजमीन और दिल्ली के आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी लीडर मुलाजमीन को झूठी तसल्ली देते हैं। पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी की हुकूमत थी, लेकिन मुलाजिमों को लेकर कुछ नहीं किया गया। देखिए, दिल्ली नगर निगम के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं को पहले ही हमने संज्ञान में लिया था और इनके सारे इश्यूज के साथ हम समय समय पे उस समय के जो भी कमिश्नर थे उनके साथ बैठे थे और सभी कमिश्नर ने और दिल्ली निगम के अधिकारियों ने ये विश्वास दिलाया था कि डीबीसी कर्मचारियों की जो समस्या उनका भी समाधान निकलना चाहिए। लेकिन बीच में 2 वर्ष कोविड काल आया, उसके कारण से सभी काम रुके, सभी कामों में रुकावट आई। लेकिन डीवीसी कर्मचारी हमारा नगर निगम का बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये डीवीसी कर्मचारी घर बैठ जाएगा तो दिल्ली को कौन बचाएगा? जैसे स्वच्छता कर्मचारी है ऐसे डीवीसी कर्मचारी है। तो इनके जो इशू है वो सब अधिकारियों को पता है, सबको जानकारी है। हमारी ऊपर हाई लेवल की मीटिंग हुई है, उसमें सारे इशू मैंने रखे हैं। आज या कल में इनके डेलीगेशन के साथ हम बैठ करके इनकी सभी समस्याओं का समाधान निकलवाएंगे। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि लगातार पिछले 27 सालों से काम करने वाला कर्मचारी जिसके पास एक संवैधानिक पद तक नहीं है,
जो दिल्ली की जनता को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और भयंकर से भयंकर बीमारी जो कोरोना का काल भी था, हम बिना एक दिन भी छुट्टी किए कोरोना के टाइम में हमने पूरे टाइम तक एक भी नागा किए बिना काम किया है। हमारे कई साथी उसमें शहीद भी हो गए। लेकिन आज हुआ क्या कि हमें 27 वर्षों में एक पद तक ना दिया गया, जबकि आश्वासन मिले, कई बार मीटिंग हुई, कमिश्नर से साथ हुई हैं, उसमें तीनों निगम ने बैठकर तय किया था कि हमें आपको पद देकर पक्का किया जाएगा। लेकिन आज उस बस बात को भी 6 साल बीत चुके हैं, हम लगातार बातचीत करते आए। 2 महीने पहले भी लेटर दिया, हम हड़ताल पर जानबूझकर नहीं आए। हमने 2 महीने पहले ही उनको संकेत दे दिया था कि आपका हड़ताल हो सकती है अगर आप इस काम को पूरा नहीं करते हैं तो। कर्मचारी के पास और कोई हथियार नहीं है, हम लोगों के पास तो केवल प्रदर्शन करने के अलावा कुछ बचता ही नहीं है। हमारा जो 27 साल का कार्यकाल है उसको देखते हुए निगम अधिकारियों से हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, बार बार मांग करते आ रहे हैं कि अब हम जवान से बूढ़े हो चले हैं, अब हमको नियमित नौकरी दी जाए जिससे हम अपना पालन पोषण, अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक प्रकार से कर सके और जनता की सेवा में जिस कार्य के लिए हम आए थे उसको भी सुचारू रूप से आगे करते रहें और करते आ रहे हैं। प्रोटेक्ट हमारा जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल है, भूख हड़ताल है हमारी, हम भूख पे भी बैठे हुए हैं। जब तक हमारा नियमित पद नहीं मिलेगा हम नियमित भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे और हमारी हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगी। पिछले 27 वर्षों से हम काम कर रहे हैं और लगातार हमारा शोषण किया जा रहा है, क्योंकि वादे बार बार अधिकारी बोलते हैं, करते लगातार बोलते हैं कि हम करते हैं लेकिन करता कोई भी नहीं है। और पिछले अभी 9 मार्च को जो आदेश हुआ था MTS के लागू करने का, जो अधिकारियों का खुद का आदेश है, उसको लागू कराने के लिए हमने लगातार पत्र व्यवहार किया, लेकिन उसके लगातार हमें देखा किया गया। और इसके बाद भी हमने एक लगातार मांग करने के अलावा 21 अक्टूबर को एक प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के द्वारा उसमें कहा गया कि हमारे एक दिन का प्रदर्शन है, अभी तो अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है, जो 27 वर्षों का जो हमारा संघर्ष है, हमें आज तक पद नहीं दिया गया। MTS के ऑर्डर के लिए निगम ने जो ऑर्डर दिया उसको लागू करो, नहीं तो हम हड़ताल पे आएंगे। जो अधिकारियों ने मीटिंग में गोलमोल करके हमारा फैसला नहीं किया कुछ भी, हमारे साथ फिर हड़ताल हमारी अनिश्चितकालीन है। आज हड़ताल का हमारा दूसरा दिन है और कल से हमारी भूख हड़ताल है। देखिए, जो हमारे DBC कर्मचारियों की जो मांग है वो वाजिब मांग है और आप ये पिछले 27 सालों से MCD के अंदर डेली ब्रीडिंग चेकर्स की ड्यूटी निभा रहे हैं और 27 सालों के बाद भी जो इनकी जो मेन मांग जो है वो यही है कि हमें कब तक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। किसी कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, 27 सालों से जो काम कर रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखना एक अपने आप में उनके साथ अत्याचार है, जबकि MCD अपने आप में सरकार है। क्यों ये किसी कंपनी के वो नहीं है कर्मचारी, ये MCD के कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए कर्मचारी है। MCD के लोग जो MCD में जो सत्ता में रहे हैं लोग, वो इनके बेनिफिट्स नहीं देना चाहते, वो इनको जो इनका वाजिब अधिकार है, जो पक्का होने की तनख्वाह है वो नहीं देना चाहते। इनके जो और अधिकार हैं, जो एरियर का सवाल है, इसके बाद पेंशन का सवाल है, वो सारे सवाल तो अभी गौण हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब DBC कर्मचारियों की ज़रूरत है तो इन्हें कब तक कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट पे रखने वाले भाजपा शासित MCD है।